अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो टाइटल से आप लोग को पता लग गया होगा कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। आज मेरा डॉक्टर के पास विज़िट था और मेरा फ़र्स्ट टाइम विज़िट था पोर्चुगल के अंदर। मैं फ़र्स्ट टाइम पोर्चुगल में 2 साल में रहते हुए डॉक्टर के पास आज जा रही हूँ और हम ये रास्ते में हैं। और आगे चल के मैं आप लोग को बताऊँगी कि अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं डॉक्टर की पोर्चुगल के अंदर, और ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इवन कि आपके सारे टेस्ट, आप एक्सरे वगैरह जो है ये सब फ्री होता है। तो बस हम डॉक्टर के पास जा रहे थे। थोड़ा सा दूर था मेरे घर से डॉक्टर के पास का रास्ता। तो ये रास्ता देखें कितना हसीन है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है और बहुत अच्छा मौसम था। हमारी 2 बजे की अपॉइंटमेंट थी, हम 1 बजे के करीब निकल चुके थे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे हम वेट नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि अपॉइंटमेंट जितने बजे है उतने ही बजे होती है। हमें ऑन टाइम होना चाहिए, बल्कि टाइम से पहले होना चाहिए। तो डॉक्टर के पास मैं इसलिए जा रही थी क्योंकि मुझे विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गई थी यहाँ रह कर, क्योंकि यहाँ पे धूप निकलती नहीं है, जिसकी वजह से मुझे धूप लगी ही नहीं है। तो 1 साल के अंदर रहते रहते 2 साल में मुझे विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गई। तो जब मैं पाकिस्तान गई थी तब मैंने विटामिन डी का टेस्ट करवाया था, तो वहाँ पे मेरी विटामिन डी की वैल्यू बहुत ही लो आई थी। इस कदर लो आई थी कि डॉक्टर ने मुझे बहुत डांटा था और मेडिसिन दी थी खाने के लिए। तो वो मैंने खाई थी, उससे मेरा वो फुलफ़िल तो हो गया था, लेकिन अगेन दोबारा मेरा यहाँ आके वापस डेफिशिएंसी हो गई है, और जिसकी वजह से मेरे घुटनों में इस कदर दर्द है कि मैं चलने फिरने उठने बैठने में इस कदर आवाज़ आ रही होती है। तो उस वजह से मुझे उसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी यहाँ पे। अपॉइंटमेंट लेते ऐसे हैं कि आपके पास नेफ नंबर होना चाहिए, हेल्थ नंबर होना चाहिए। जो पोर्चुगल में रहते हैं उनको पता है कि हेल्थ नंबर क्या होता है, निफ नंबर क्या होता है, निस्ट नंबर क्या होता है। अगर आपके पास ये है, आपके पास रेजिडेंस कार्ड है, तो आप इजीली हॉस्पिटल से कॉल करके, ईमेल करके और वीडियो चैट करके आप जो है वो क्या नाम है, अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। यहाँ पे एक एप्लीकेशन होती है एसएनएस, वो आपके पास होना लाजमी है। ये हम पहुँच चुके थे और बस हम जा ही रहे थे। अंदर जाके हमारी वेटिंग है। तब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके पास एक एसएनएस ऐप होता है। वो ऐप के अंदर आपके सारा सब कुछ आ जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका निफ नंबर, आपका किस सेंटर सौदे में जो है अपॉइंटमेंट आप लोगे, या किस कौन सी डॉक्टर आपको फैमिली डॉक्टर असाइन हुई हुई है। तो ये आपको उसी वक्त मिलता है जब आपका रेजिडेंस कार्ड होता है, निफ होता है और निस होता है। ठीक है, ये बारी बारी सब यहाँ डॉक्टर के पास अंदर जा रहे थे जिन जिनकी अपॉइंटमेंट थी, तो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे। अच्छा जी, जब आपके पास सारी चीज़ें होंगी तो आपने बस ईमेल करनी है, और ईमेल हॉस्पिटल ईमेल करनी है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो है आपको अपॉइंटमेंट जो है वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद की मिलती है, फ़ौरन अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो बाय लक या बाय चांस कह लें कि मुझे अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए थी। मेरे दर्द इतना इस कदर हो गया था, इतना ज़्यादा हो गया था कि नमाज़ पढ़ने में भी मुझे तकलीफ़ हो रही थी। तो हमें अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए थी, तो मैंने अर्जेंट 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 लिख दिया था। तो मुझे 1 महीने के अंदर अंदर के अपॉइंटमेंट मिल गई। मैंने नवंबर में ली थी, तो मुझे दिसंबर में अपॉइंटमेंट मिल गई है नी एंड जॉइंट पेन की। तो हम बस यहाँ पे वेट कर रहे थे। अंदर जाके मैंने वॉइस ओवर नहीं किया। अंदर जाके यहाँ पे पोर्चुगीज़ कितनी मुश्किल होती है वो लोग आप लोग खुद सुनिएगा कि किस तरह से हमें डिफ़िकल्टी होती है। तो ये आप लोग सुने आप खुद। Tá bem, não, ok, ok. Sim, na pressão do tendão rotuliano, rotuliano. Ok. Autismo. Ok. Pronto, vou aqui pedir uma radiografia. ऑलमोस्ट 6 मंथ से Não sei se deve. Ok. Esquerdo. Ok. E raio-x इसमें ज़्यादा होता है, उसमें कभी कभी होता है। no joelho mediano esquerdo. भगा दी हमें। Exame, Okay. रेडियोलॉजी एग्जाम। ओके। ok? Okay. Tu exame. Okay. Onde Onde este any lab. yeah. Okay. कब? आज ही? Casa de Vimovo. यहाँ से नहीं होता। Vimovo. Comprimido de 12 em 12 horas, manhã e à noite, e Hemogelex.
Okay. Okay. ये इकोग्राफी है और ये पता नहीं क्या ज्वेलो टेस्ट हो गई और ये भी इसमें Massage Sim, for, okay, for the jet. for de museu Okay. en de naproxen tube. para. And Ok. Pá. depois teste, Depois vir aqui, está bem? Vir aqui ao balcão. precisar. Temos que ver depois, está bem? Mas já não serei eu. Or another doctor. Ok. Ok? ओके obrigada. Adeus. Bom dia, boa tarde. मज़ा आया आप लोगों को सुन के बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को पोर्चुगीज़ समझ में आई या नहीं आई। अच्छा यहाँ पे हम वहाँ से निकल के आ गए थे। ये इंग्लिश बोल रही थी, शुक्र है इंग्लिश बोल रही थी तो हमें इनसे बात करने में आसानी हो रही थी। रिसेप्शनिस्ट थी तो हमने इनसे पूछा अब क्या करना है, तो ये सारा सब कुछ गाइड कर रही थी मेरे हस्बैंड को। साइड बाय साइड मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। और जो है पोर्चुगीज़ इतनी मुश्किल होती है कि हमें समझ में नहीं आ रही, समझ तो आ जाती है लेकिन हम बोल नहीं पा रहे होते, तो हमें उनकी समझ में आ रही थी। वो मुझे बता रही थी कि वो मेरे हस्बैंड से पूछ रही थी कहीं गिरी विरी तो नहीं है, तो हम इतना हंसे, हमने कहा नहीं हम कहीं गिरे विरे नहीं है, बस ये 2-3 महीने से काफ़ी हो रही है। तो उसने हमें 2 एक्सरे लिख के दे दिए थे और एक टैबलेट दे दी थी 1 महीने खाने के लिए और जो है एक जेल दे दिया था लगाने के लिए। और बस फिर हम वहाँ से निकल गए और ये हमारी वापसी गाड़ी हो चुकी थी, हम वापस आ गए थे और रास्ते में ही थे। तो उससे जो मुझे 2 एक्सरे लिख के दिए हैं तो वो मुझे अच्छा वो जो है वो फ्री है। अगर हम यही पाकिस्तान में कहें तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे फ्री हैं तो हम इंशाल्लाह कल जाएंगे करवाने या परसों चले जाएंगे करवाने के लिए। तो उसकी रिपोर्ट जब आ जाएगी तो उसके बाद उसने हमें जनवरी में बुलाया, क्योंकि अभी क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से सब कुछ बंद हो जाएगा। तो उसने कहा आपने अगैन जनवरी में अपॉइंटमेंट लेनी है और फिर अगैन जो है वो रिपोर्ट के साथ आना है। तो यहाँ पे इस तरह से मामला चल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है बड़ा अच्छा है और यहाँ यूरोप वगैरह हर जगह का ही अच्छा होता है, पाकिस्तान से तो बेहतर ही होता है। लेकिन ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था और बस हम ये रास्ते में थे। अच्छा मेरा दर्द इतना था ना कि विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है वो किसी को नहीं होनी चाहिए, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा धूप लिया करें। मेरा दर्द कभी इतना ज़्यादा हो जाता है, सीवियर हो जाता है कि मैं अपने पाँव बैंड भी नहीं कर पा रही होती और कभी इतना कुछ भी नहीं फ़ील हो रहा होता। अगर मैं बहुत ज़्यादा चल लूँ तो फिर बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है और मेरे जॉइंट पेन से इस कदर आवाज़ आने लगी जो कभी ज़िंदगी में नहीं आई। और वो क्यों आई हो, तो अब वो मुझे पता चला है कि वो विटामिन डी की कमी की वजह से आई है। तो विटामिन डी आप लोग को खाने में एज अ टैबलेट या एज ए मल्टीविटामिन डोज में लेना चाहिए और सबको अपना अपना चेक करवाना चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ के हिसाब से सही नहीं है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ही ख़राब है। उसके बाद हम घर आ गए थे और घर आके मैंने नमाज़ पढ़ी थी। अच्छा एक और बात, जहाँ पे अगर किसी को पोर्चुगीज़ ही आती ना तो ये पोर्चुगल वाले जो है ना वो बहुत बुरा मान रहे होते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि यहाँ पे इंग्लिश बोली जाए, तो ये लोग अपनी ज़बान को ना बहुत अहमियत दे रहे होते हैं। तो पहले तो हमने उनसे बोला वसफ़ला इंग्लिश, तो उसने कहा कि नहीं मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो उसने एक ट्रांसलेटर उठा के लेकर आई वो, दैन हमने उसको इंग्लिश में बता दिया कि 1-2 वर्ड ऐसा ऐसा है, तो उसने उसको गाइड कर दिया। तो उसके बाद उसको फिर ईजी हुई हमारी प्रॉब्लम समझने में। तो बस ये सिचुएशन थी, हम घर आ चुके थे और घर आके मैं फिर वही थोड़ा सा थक गए थे हम, और फिर क्योंकि वेटिंग ज़्यादा थी मैंने आप लोगों को बहुत कम दिखाया है। एंड देन नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैंने कहा कि मैं आप लोग को रिपोर्ट भी दिखा दूँ। तो ये मेरी रिपोर्ट है, इसमें उसने 2 एक्सरे लिख के दिए हैं और एक एसोमेप्राजोल और नेप्रोक्सिन की टैबलेट दी है, जो कि आपकी एक पेन किलर टाइप की होती है और प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर टाइप का होता है। तो और एक जो है वो वोल्ट्राल जेल जो पाकिस्तान में भी मिलती है, यहाँ पे भी ईज़िली अवेलेबल है, तो वो दी थी लगाने के लिए। तो मैंने कहा अपने हस्बैंड से कि मैं अभी दवाई नहीं खाऊंगी जब तक एक्सरे की रिपोर्ट नहीं आ जाती, पहले एक्सरे की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद देखने के बाद खाऊंगी, क्योंकि एज़ ख़ुद मैं फार्मासिस्ट हूँ तो मुझे पता है कि कौन सी मेडिसिन कब लेनी चाहिए। तो इस वजह से मैं अवॉइड कर रही थी। लेकिन देखते हैं अगर पेन ज़्यादा हुआ तो फिर मैं ले लूँगी, नहीं हुआ तो फिर जेल से ही काम चला लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं स्पैगेटी बनाने लगी थी। स्पैगेटी तो सभी को आती है बनाने, कोई इतनी हाई फाई नहीं होती, कोई इतना मुश्किल नहीं होता, बहुत इजी रेसिपी होती है, बहुत तरीक़ों से बन रही होती है। तो मैं तो डिफरेंट तरीक़ों से बना रही होती हूँ, जैसे मुझे समझ में आता है मैं बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने अदरक तो नहीं, लहसुन था, लहसुन को चॉप करके उसको मैंने सौते करके उसके अंदर चिकन डाल दिए थे, चिकन के बोनलेस क्यूब्स थे, और उसके अंदर फिर मैं जितने भी मसाले हैं वो
ऐड कर दूँगी मसाला डालने के बाद। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं वेजिटेबल्स नहीं डालूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं डाल लेते हैं, सिर्फ चिकन अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर वेजिटेबल भी डाल दी थी। ये मैं मसाले डाल ली थी। मसाले में वही आपकी लाल मिर्च है, नमक है, थोड़ी सी हल्दी है, कुटी हुई मिर्च है। अच्छा मेरे पास वाइट मिर्च भी थी तो वो भी मैंने डाल दी थी। एंड देन साइड बाय साइड स्पैगेटी भी बॉयल हो रही थी, उसको भी मैं हिलाई जा रही थी। और फिर ये आ जाता है आपका, बस ये तैयार हो गया था। और उसके बाद नहीं सॉरी तैयार तो नहीं हुआ था, इसके अंदर फिर मैंने सब्जियां ऐड करके और सॉस डाल के, यानी कि सॉस में आपके पास सिर्फ मैंने केचप डाला था, चिली सॉस डाला था, सोया सॉस डाला था। और डालने के बाद इसको मैंने ढक के जो है वो हल्के आंच पे 10 मिनट के लिए पका लिया था, क्योंकि बोनलेस चिकन था वो तो जल्दी गल जाता है। तो बस 10 मिनट के लिए इसको मैंने पकाया था। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, 3 से 4 टेबल स्पून शायद, ताकि सब्ज़ी और जो है वो चिकन उसमें हल्का सा गल जाए। और फिर जब वो पक गया था तो पकने के बाद फिर मैंने सारी स्पैगेटी इसके अंदर उलट दी थी। ये मैं स्पैगेटी छान रही थी और फिर इसी पतीली को मैंने धोया नहीं था, क्योंकि इसी के अंदर ही मैंने पका लिया था। क्यों क्या ज़रूरत थी धोने की, वो साफ़ ही पतीली थी, उसमें सिर्फ जस्ट बॉयल ही किया था। तो बस उसी में मैंने ये डाल के पका के उसको हल्की आंच पर रख दिया। अब आपकी मर्ज़ी है। अच्छा मैंने उसके अंदर ना ऊपर से गार्निश कर दिया था ऑरिगानो का। मुझे ऑरिगानो की खुशबू अच्छी लगती है, तो मैं कभी कभी किसी किसी डिश में डाल देती हूँ। अगर आप लोग को आपकी मर्ज़ी है कि आप उसके अंदर चीज़ डालो, सॉस डालो, जितना सब्ज़ी डालनी है सब्ज़ी डालो, मतलब मर्ज़ी है जो भी आपको डालना है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा कम मिर्च मसाले वाला बना रही थी। वही बात कि मुझे जो है ये मैंने अपनी फ्रेंड से कहा था मैं जब भी स्पैगेटी बनाऊंगी तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगी। तो बस ये मैं स्पैगेटी थोड़ा उसके हिसाब से भी बना रही थी, क्योंकि वो लोग थोड़ा मसाला कम खाते हैं, हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं। तो फिर मैंने जो है वो उसी के हिसाब से बना लिया था। और फिर बना के इसको उलट पुलट करके इसको हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और चूल्हा बंद कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसको इस तरह से मिला लिया था, क्योंकि इसकी मिक्सिंग जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हर रच बस जाना चाहिए जो आपका भी जो भी चीज़ होती है। और उसके बाद फिर जो है वो फाइनल लुक आप लोग एंड में देखिएगा। होप सो आप लोग को वीडियोस पसंद आ रही होंगी, मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दिया करें यार। शेयर तो लोग करते हैं, मेरे पास फीडबैक में आ रहा होता है। लाइक भी कुछ लोग कर देते हैं, कमेंट भी कुछ लोग कर देते हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर रहा होता। कोई शायद अप्रिशिएट नहीं करना चाहता या कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक आपके पास अल्लाह है, आपके साथ अल्लाह है, तो फिर कौन किसको रोक सकता है। तो आप लोग को इजाज़त मेरी तरफ से, मुझे भी दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप सबने अपना बहुत ख्याल रखना है। टेक केयर, बाय बाय। और कुछ इस तरह से आई थी मेरी स्पैगेटी की लोग। मैं कोई इतना सजावट के साथ तो आप लोग को दिखाती नहीं हूँ, जो जस्ट नॉर्मल जस्ट घर में जो खाना बन रहा होता है बस मैं वही दिखा देती हूँ। तो मैंने बस चीज़ के स्लाइस डाल दिए। तो ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए प्लेट बनाई थी, क्योंकि उनको चीज़ पसंद है। टेक केयर, बाय बाय।